नमस्कार मित्रों। आजकल चर्चा होती रहती है हिंदू सभ्यता की, हिंदू धर्म की, 2000 साल की, 5000 साल की। फिर ये होता है कि जो हमले किए गए हिंदू सभ्यता पर उसकी बड़ी चर्चा होती है। और फिर जो हमारे अभी मौजूदा सरसंघ चालक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी आजकल चर्चा करते हैं 40,000 साल की जो इंडियन सिविलाइजेशन है, हिंदू सभ्यता है, उसके बारे में। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। 40,000 साल की हिंदू सभ्यता का क्या मायने होता है, क्या नहीं होता है? इस पर भी बहुत सारी चर्चा होती है, तो हमने सोचा कि आरएसएस के माया जाल में इसको डिकोड किया जाना चाहिए। और दिलीप देवधर साहब से ज्यादा बेहतर कौन हो सकता है जो संघ को और जो इंडियन सिविलाइजेशन के 40,000 साल की सभ्यता के मायने क्या है। तो इस पर चर्चा करते, बहुत राजनीतिक विषयों पर चर्चा अक्सर हम लोग करते रहते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और समाज में भी इसकी चर्चा आजकल होती रहती है। दिलीप देवधर साहब को तो आप जानते ही, 60 साल से ज्यादा वक्त से वो संघ के साथ जुड़े रहे हैं, संघ को बहुत गहराई से, बारीकी से जानते हैं, समझते हैं। और अब तक के जितने सरसंघ चालक रहे हैं, उनके साथ उनका करीब-करीब संपर्क रहा है। यदि हेडगेवार साहब को छोड़ दें, मुझे उनका नहीं जानकारी, लेकिन बाकी सब लोगों के साथ उनका संपर्क रहा। तो देवधर साहब, आप हमारे साथ हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकालते हैं ऐसी व्यस्तता के बावजूद और संघ के बारे में, हिंदू सभ्यता के बारे में आप जानकारी देते हैं। तो मुझे लगा कि ये सवाल महत्वपूर्ण होता है और उसका जवाब आप जैसे लोग ही दे सकते हैं। क्या मायने क्या है ये 40,000 साल? आपका ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अपने प्रक्रिया को एक डेप्थ देने वाला है। तो आज का आपने जो टॉपिक चुना हुआ है, तो सबसे पहले एक मुझे घटना की याद आ रही, मैं आज वो दोहराना चाहूंगा। जी, देवेंद्र स्वरूप जी पांचजन्य के मुख्य संपादक और से आरएसएस के भीष्म पितामह, उनके और मेरी टेलीफोन पर काफी बातचीत होते रही। वो नागपुर में आने के बाद में भी हमारी चर्चा होती रही और देवेंद्र स्वरूप जी ने, यानी पांचजन्य के बड़े संपादक, ना, जो लोग उन्होंने नहीं जानते मैं बताऊं, देवेंद्र स्वरूप जी ने बहुत पांचजन्य के लिए संपादन का बड़ा काम किया और बहुत क्रिटिकल आरएसएस के वो लोगों में से रहे। आरएसएस के साथ हमेशा जुड़े रहे, लेकिन बड़ी पारखी निगाह से वो देखा करते थे और जो सामयिक सवाल होते हैं वो उनके हुआ करते थे। तो देवेंद्र स्वरूप जी ने जी, विवेक साप्ताहिक बंबई, उसके प्रमुख यानी दिलीप करम्बेलकर, उनको फोन करके बातचीत की कि दिलीप दिल्ली में आएंगे, करम्बेलकर और दिलीप देवधर। 3 दिन हम एक ही जगह रहेंगे, 3 दिन नॉनस्टॉप देवेंद्र स्वरूप दिलीप करम्बेलकर की उपस्थिति में दिलीप देवधर को क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछते रहेंगे और संघ नए ढंग से डिकोड करेंगे। हमने तय भी किया था, मैंने हाँ भी बोला था। इन्हीं वो हो नहीं पाया। तो देवेंद्र स्वरूप जी की इच्छा, अब विजय जी आपके ये प्रक्रिया में पूरी हो रही करके आनंद है। और देवेंद्र देवेंद्र जी स्वरूप जी बड़े का बड़े लोग थे सर। देवेंद्र स्वरूप जी तो, बड़े लोग थे, हमारे बहुत सम्मानीय तो, रहे। तो आप पांचजन्य की दीनानाथ मिश्रा जी के दामाद हो। जो दीनानाथ जी मिश्रा भी राज्यसभा के बड़े सदस्य थे, पांचजन्य के चीफ एडिटर थे। तो जी, आप भी वही पार्श्वभूमि वाले हो। तो देवेंद्र स्वरूप जी का स्वप्न इन्हें वे पूरा हो रहा है, इसका मुझे आज आनंद मैं व्यक्त करना चाहता हूं। और जी, 3 जनवरी 1969 को मैंने, जब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विद्यापीठ नेता था, तो मैंने नागपुर में 7 दिन के 21 भाषण किए थे। उसमें 3 जनवरी 69 को मार्मिक के संपादक, शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे और मलकानी जी, ये दोनों का मैंने नागपुर के टाउन हॉल में भाषण रखा था। के तो आर मलकानी जी। ऑर्गेनाइजर, हाँ, और बाला साहब ठाकरे को लेके मैं संघ के हेडक्वार्टर में गुरुजी गोलवलकर और देवरत जी को मिलने के लिए लेके गया था। तो आज पांचजन्य ऑर्गेनाइजर का, गुरुजी गोलवलकर और देवरत जी का भी मैं आज स्मरण कर रहा हूँ। अब वाह वाह, आपका ये जो तो बड़ी बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात हो गई सर। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि बाल ठाकरे साहब और
गुरुजी की या संघ मुख्यालय में मुलाकात हो। हाँ, और तारीख भी 3 जनवरी 3 जनवरी 1969। 1969। और बाल 75 ठाकरे जी साल, को 55 साल हो गए इस बात को। हाँ, और बाल ठाकरे जी नागपुर में जो आए थे वो उस समय के वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री जी के फोन की वजह से आए थे। तो ये एक विचित्र योगायोग था। वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री दिलीप देवधर हाँ, के कार्यक्रम के लिए फोन करते हैं, बाल ठाकरे जी आते हैं और संघ कार्यालय में गोलवलकर जी और देवव्रत जी को मिलते हैं। तो वाह, यह भी एक अद्भुत घटना है। अब मैं आज के टॉपिक पर आ रहा हूँ। ये जो जी, 40,000 साल की इंडियन सिविलाइजेशन है, इस पर मैं एक पॉइंट पहले क्लियर करवा देता हूँ। 10 साल पहले या 10 साल में जेनेटिक्स का, डीएनए के बारे में जितना नया नया डाटा इंडिया में और दुनिया में उपलब्ध हुआ है, तो ये 10 साल के डाटा ने भारत के बारे में आर्कियोलॉजिकली जो एक्सकेवेशन हुए या ब्रिटिश लोगों ने, लेफ्टिस्ट लोगों ने या जो अलग अलग हिस्टोरियन ने इंडिया के बारे में जो लिख के रखा है, जो रिकॉर्ड किया है, तो उसके मेजॉरिटी पॉइंट ये 10 साल में जेनेटिक साइंस रिजेक्ट कर रहा है, उसको नलीफाई कर रहा है नलीफाई करके। कर रहे ये डीएनए जेनेटिक्स की पढ़ाई ये 10 साल में इंडिया का नक्शा, डेप्थ, इतिहास, चेहरा बदल देती है करके। और सरसंघ चालक मोहन जी भागवत, उनका हमेशा स्टेटमेंट रहता है कि 40,000 साल से भारत के मुसलमान और हिंदुओं का डीएनए एक है। तो ये 40,000 साल का रेफरेंस क्या है? तो सबसे पहले मैं 40,000 साल को डिकोड कर रहा हूं। मेरा सबसे पहला महत्व का पॉइंट है कि भारत के बारे में जो खुद को साइंटिफिक थिंकिंग वाला विद्वान कहता है, उसने भारत की नए संदर्भ में 65,000 ईयर्स की बात करना चाहिए। ये क्या है 65,000 का रेफरेंस? तो जी, आउट ऑफ अफ्रीका होमोसेपियन यानी वाइज मैन 3 लाख साल से पूरे दुनिया में जा चुका है। 65,000 से लार्ज माइग्रेशन आउट ऑफ अफ्रीका हुए। तो वो आउट ऑफ अफ्रीका जो माइग्रेशन हुए अफ्रीकन लोगों के, तो तुर्कस्तान, ईरान, इराक से वो इंडिया में आउट ऑफ अफ्रीका अफ्रीकन आ गए। तो इंडिया में होमोसेपियन यानी वाइज मैन का इतिहास 65,000 ईयर से शुरू होता है। और वो वाइज मैन होमोसेपियन 65,000 ईयर से इंडिया में आने के बाद में, इसके पहले यहाँ की जो प्रजाति थी, इनका और उनका संकर हो गया। और आज की भाषा में दुनिया के बारे में बोलना है, तो आज दुनिया में जो 810 करोड़ से ज्यादा जो मानव रहता है, ये आबादी है। ये पूरे लोग होमोसेपियन है। और भारत 65,000 ईयर से होमोसेपियन आ चुका है। होमोसेपियन। किंतु 40,000 साल का रेफरेंस क्या है? तो 40,000 साल का रेफरेंस है सबसे बड़ा, बहुत बड़ा माइग्रेशन इंडिया में अफ्रीकन लोगों का हुआ। किंतु 40,000 साल से ये भारत में एक भी माइग्रेशन नहीं हुआ है। यानी इंडिया में आर्य इन्वेजन थ्योरी कल तक जो बोली जाती थी, वो डीएनए जेनेटिक्स की स्टडी वो रिजेक्ट कर रही है। 40,000 साल का भारत का इतिहास माइग्रेशन फ्री है। हम सभी होमोसेपियन है। तो 40,000 साल का यह एक कट ऑफ मतलब आप पॉइंट कह रहे हमने। हैं कि आर्यन थ्योरी को हम खारिज कर रहे हैं। हम लोग अफ्रीकन जो थ्योरी है, आप कह रहे हैं कि अफ्रीकन लोग आर्य आए 40 आर्य 65,000 साल आर्य पहले। तो आर्य इन्वेजन थ्योरी हम खारिज कर रहे हैं। और हमारे पहले ज्ञान सूर्य डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1946 में जो ग्रंथ लिखा था हु वेर द शूद्राज, उसमें उन्होंने हुँ, पहले ही क्लियर करवा दिया है साइंटिफिकली, आर्य इन्वेजन थ्योरी यह ब्रिटिश कूटनीति है, यह सच्चाई नहीं है। तो 1946 का ज्ञान सूर्य
अंबेडकर जी का कहना आज नए ढंग से एक्सेप्ट हो रहा है। तो 40,000 साल का संबंध ये है कि 40,000 साल के पहले अफ्रीकन भारत में जरूर आ गए, किंतु 40,000 साल में कोई भी नया माइग्रेशन नहीं हुआ। इसका मतलब लोग आए नहीं, ये नहीं है। इसका मतलब क्षणिक आक्रमण हुए, ये भी सच्चाई है, किंतु माइग्रेशन नहीं हुए। यह पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। तो जी 40,000 साल से भारतीयों का जो डीएनए है वो वो एक ही है। वो एक जैसा है। यह पॉइंट हमने ध्यान में रखना चाहिए। किंतु अब हम आज का भारत देखते समय, आज के भारत में बांग्लादेश, पाकिस्तान और सिलोन आता नहीं। यानी आज का भारत बोलने के बाद में सीमा बदलती है। जब हम जी अखंड भारत की बात करते हैं तो अफगानिस्तान से सिलोन तक भारत बड़ा बन जाता है। किंतु हम अगर 9,000 साल की कृषि क्रांति की, कृषि क्रांति को ही आर्ष भाषा में, ऋषियों के भाषा में आर्य क्रांति बोला गया था। आर्य अरार धातु से तैयार हुआ शब्द है। तो आर्य का मतलब कृषि क्रांतिकारी। तो कृषि क्रांति की लहर भारत की 9,000 साल पुरानी है। यानी भारत का आर्य धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, आर्य रेस की बात नहीं कर रहा हूं। एग्रीकल्चरल वेव एशिया की 9,000 साल पुरानी है। ये एशिया के 3 प्रमुख आज भाग आते हैं। एक है वेस्टर्न एशिया, दूसरा सेंट्रल एशिया, तीसरा साउथ एशिया। तो ये लेकिन एक 3 चीज आप पहले मुझे क्लियर कीजिए जो लोगों को समझ में आनी चाहिए कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आर्य आक्रमणकारी नहीं थे और बराबर भारत है। की जो आज की तारीख में हमें लोग कहते हैं कि भाई हम आर्य हैं, या जो होमोसिपियन जिसे आप कहते हैं वाइज मैन, वो या ताकतवर लोग, वो आर्य के तौर पे हम लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं, हिंदुस्तानी नहीं लोग। आज नहीं, आज हम जेनेटिक्स की भाषा में हम होमोसेपियन है। आर्य शब्द का आर्य भाषा में मतलब एग्रीकल्चर एग्रो है। रिवोल्यूशन होता है। अरे, आर्य का मतलब एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर वेव तुर्कस्तान से शुरू होती है और यह वेव गंगा तक आती है। आती है। तो एक पॉइंट हमने ध्यान में रखना चाहिए। 7,000 बीसी को मेहरगढ़ में, यानी आज के पाकिस्तान में, एग्रीकल्चर का सिविलाइजेशन बड़े पैमाने में शुरू हुआ। और आर्कियोलॉजिकल डाटा है, गंगा के एरिया में भी, गंगा नदी के बाजू में भी 7,000 साल पुराना एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन की हिस्ट्री आर्कियोलॉजिकली उपलब्ध है। तो मैं आर्य का मतलब एग्रीकल्चर से ले रहा हूं। आर्य इन्वेजन, आर्य थेरी, आर्य धर्म, आर्य रेस का मैं संबंध 1% भी जोड़ नहीं जी रहा जी हूं। और एक पॉइंट मैं 40,000 साल के रेफरेंस में बोल रहा हूं कि वैदिक लिटरेचर का एक कॉमन वाक्य है कि प्रजापति के बड़े बेटे को असुर बोलते थे, यानी इराक, और छोटे बेटे को देव बोलते थे, यानी भारत। तो बड़ा भाई छोटा भाई, यह जब कंसेप्ट थी, तो ये कंसेप्ट यानी इराक, तुर्कस्तान, वो भी आर्य प्रदेश था, यानी एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन का था। वो बड़े भाई थे और भारत के छोटे भाई थे। मेहरगढ़ का एग्रीकल्चर 7,000 बीसी का है, तुर्कस्तान का एग्रीकल्चर 9,000 बीसी का है। यानी वो हमारे से 2,000 2000 साल बड़े पहले। हैं। अब जब एग्रीकल्चर हम रेफरेंस लेते तो आज के भारतीय लोगों के डीएनए में ईरान के लोगों के डीएनए भी मैच होते हैं। इसका मतलब ईरान का और भारत का जेनेटिक्स डीएनए एक है। में संबंध है। तो यह ये डीएनए स्टडी ने बाहर लाके दिया है डाटा। किंतु हम परशुराम, पर्शिया के परशुराम हमारे दशावतार में से एक महान एक अवतार,
और परशुराम ये हमारे श्रद्धा पुरुष है। तो परशुराम पर्शिया के यानी आज के ईरान के, तो पर्शिया का और भारत का संबंध वैदिक लिटरेचर में तो है, जेनेटिकली कंफर्म हो गया। इसको कुछ लोग ईरान का भारत पर आक्रमण यह इंटरप्रिटेशन करेंगे, वो गलत है। मैंने पहले ही बतलाया कि ईरान और इंडिया, पर्शिया और इंडिया, ये जब परशुराम विष्णु का अवतार है और अवतार। पर्शिया के नहीं ईरान के, तो इसमें समन्वय देखना चाहिए, संघर्ष आउट ऑफ नहीं क्वेश्चन। होना। और एक दूसरे पॉइंट पर आपका ध्यान खींचता हूं, राम तो सबको पता है, राम का भाई भरत वो भी सबको पता है। भरत, राम जब वनवास में गए तो भरत ने भारत में राज्य किया इन द नेम ऑफ राम। तो भरत के पुत्र का नाम तक्ष। यह तक्ष ने 2 सिटी खड़ी की है। एक सिटी का नाम है तक्षशिला जो आज के तक्षशिला। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में है, और दूसरा तक्ष खंड यानी ताशकंद। तो ये ताशकंद कहाँ पे है? तो ये सेंट्रल एशिया में है। सेंट्रल एशिया। तो जब ताशकंद राम का भाई भरत, उसका पुत्र तक्ष जब खड़ा करता है, तो रामायण काल से तक्षशिला और ताशकंद के भारत के संबंध, इस पर मैं सबका ध्यान खींचता हूं। तो अब ये इसका डीएनए में आज का क्या संबंध है? तो आज का जो जेनेटिक रिकॉर्ड आया हुआ है, ये जेनेटिक रिकॉर्ड में सेंट्रल एशिया के लोग और भारत के लोग, इनके डीएनए में साम्य मिला हुआ है। यानी जेनेटिकली हम सेंट्रल एशिया से भी कनेक्टेड है, ईरान से भी यानी पर्शिया से भी ईरान से। कनेक्टेड है, और पुराना पर्शिया तुर्कस्तान तक, इराक तक था। ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। आज का तुर्कस्तान, आज का इराक, ये पुराने जमाने का पर्शिया है। यह भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। और ये हिंदू मुसलमान काफी शब्द चलता है, तो हिंदुस्तान यह शब्द अरेबियन लोगों ने क्रिएट नहीं किया। 500 बीसी को पर्शियन साम्राज्य था, और पर्शियन साम्राज्य की वजह से करीबन 50 से 250 एरिया के नाम में स्थान नाम का शब्द है। यानी उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान तो बाद में का है। तो 500 बीसी से हिंदुस्तान यह नाम पर्शियन साम्राज्यवादी शक्तियों ने दुनिया में पॉपुलर किया, जो उन्होंने दिया। अरेबियन लोगों ने एज उठा लिया। और मोहम्मद पैगंबर साहब तो ईस्वी सन 500-600 के, यानी 500 बीसी से ही हिंदुस्तान नाम था। ये पॉइंट हमने ध्यान में करना चाहिए। और एक महत्व का पॉइंट है, हिंदू मुसलमान डीएनए की जब बातचीत होती है, तो एक महत्व का ये पॉइंट है कि नानक जी, गुरु नानक, यह इनके शिष्य हिंदू मुसलमान दोनों थे। ये काफी लोगों को पता नहीं है। या नानक जी के जो विचार है, वो विचारों में इस्लाम के प्लस पॉइंट और हिंदू धर्म के प्लस पॉइंट का उत्कृष्ट सिंथेसिस मिलता है। तो गुरु नानक जी हो या स्वामी रामदास हो, ये दोनों के विचारों में हिंदू मुस्लिम फिलॉसफी का एक संगम दिखता है। यह भी पॉइंट हम ध्यान में रखें। और सर, हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम पर के डीएनए पर हम अलग से भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बड़ा विषय है, राजनीतिक विषय भी है। आपका लेकिन मुझे आपने बहुत आपका विस्तार से समझाया। आपका बराबर है। इसमें जी। मैं रामायण काल का तक्षशिला आपको बतलाया, बाद में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, ये दोनों तक्षशिला विद्यापीठ के थे, ये भी आपको पता है। एक जी। इंटरेस्टिंग पॉइंट, तक्षशिला विद्यापीठ के चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, यह ताशकंद से 1500 किलोमीटर दूर है। जी। और तक्षशिला
नालंदा से 1500 किलोमीटर दूर है। तो नालंदा विद्यापीठ, जो बिहार में इलेक्शन है अभी, नालंदा विद्यापीठ, यह चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, चाणक्य। इनकी राजनीति का एक आउटकम है। तो ताशकंद, तक्षशिला और आज का नालंदा यानी बिहार, इसका भी संबंध ये 40,000 साल में। और एक बहुत आता। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक तक्षशिला में इंटरेस्टिंग गया था। पॉइंट है। अच्छा, तो जी। आप ये इतिहास नजदीक से देख चुके हो। इस जी। पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आता हूं। ये जो इक्ष्वाकु है, तो इक्ष्वाक। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर तीर्थंकर। है, तो उनका नाम इक्ष्वाकु है, काफी लोगों को पता नहीं है। तो पहले तीर्थंकर उनके काफी नाम है, इक्ष्वाकु उनका ही नाम है। तो इक्ष्वाकु करीबन 100 डायनास्टी महाभारत तक थी। और राम, इनका इक्ष्वाकु कालखंड में कितवा नंबर है? तो राम जी का नंबर 64 है। और इक्ष्वाकु राजघराने का बृहद बल, यह राजा कौरवों की ओर साइड से महाभारत में युद्ध लड़ चुका है। और महाभारत और रामायण, इसमें 31 जनरेशन का यानी अर्थ है। 620 साल की गैप है। तो यह यानी मैंने आपको तक्षशिला का संबंध सेंट्रल एशिया से जोड़ दिया। राम के पहले परशुराम जी थे, उनका संबंध पश्चिम। पर्शिया से जोड़ दिया। तो ये जो 40,000 साल का जो भारत है, तो ये भारत 3 टाइप का है। एक है जो एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन का एरिया, जो यानी सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और वेस्ट एशिया को कवर वेस्ट करता है। वेस्ट एशिया। जी। अखंड भारत, ये अफगानिस्तान से लेके सिलोन तक का है। और आज का भारत आपको पता है। तो ये 40,000 साल का जो संबंध है, ये संबंध, और ये 10 साल में जो जेनेटिक्स का डाटा आया हुआ है, इसमें यह प्रकट होता है करके। और संघ, यह इंडियन सिविलाइजेशन का रीएनफोर्समेंट है। यानी काफी लोग संघ को हिंदू रिलीजन का फोर्स समझते, कुछ लोग संघ को पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल प्लेयर समझते, ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोग अलग अलग ढंग से संघ को देखते। किंतु आरएसएस, यह फ्लेक्सिबल रीएनफोर्समेंट ऑफ 40,000 ईयर्स ओल्ड इंडियन इंडिया, सिविलाइजेशन। ये है। ये आपके 40,000 साल वाले ये तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन का। जानकारी आपने दी है। अभी इस पर कोई काम उस तरह से नहीं हुआ, जानकारी ही नहीं है सबको इस बारे में। लेकिन सरसंघ चालक जब 40,000 साल की सभ्यता की बात करते हैं, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल जानना चाहा कि इसका क्या मायने हैं। तो हमारे लोगों को ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी कि किस तरह से सिविलाइजेशन की बात हो रही है और संघ जिस सभ्यता की बात करता है या जिसे हिंदू धर्म के साथ हम लोग जोड़ते रहते हैं यहाँ पर बैठकर, उससे एक नया एस्पेक्ट, नया जो परिदृश्य है वो समझ में आता है। आपका सच है। और यही संघ समझने के लिए 40,000 साल का कैनवास नए लोगों के लिए, नौजवान लोगों के लिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट वालों के लिए बहुत काम का हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये। सबके लिए काम का हो सकता है, बहुत सारे पर्दे और जाले जो है ना, हट सकते हैं, हमारे दिमाग पे जो लगे हुए हैं। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। हम किसी दिन बात करेंगे हिंदू और मुस्लिम डीएनए को लेकर भी, जो सरसंघ चालक कहते हैं, क्योंकि वो भी एक नया आज का जो सामयिक सवाल है, उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार आपका। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देवधर जी का जो ज्ञान है ना, इसको फैलाते रहिए। बहुत सारे जाले खुलेंगे। थैंक यू।